अध्याय 40। मैं भारत लौटा। कृतज्ञता पूर्वक मैं भारत की दिव्य वायु में सांस ले रहा था। हमारा जहाज राजपुताना 22 अगस्त 1935 को बंबई के विशाल बंदरगाह पर पहुंचा। यहां तक कि जहाज से उतरने का मेरा पहला दिन आगे आने वाले वर्ष का पूर्वाभास था। निर्विराम कार्याकल्प के 12 महीने फूल मालाओं और स्वागत में मित्रगण बंदरगाह पर एकत्र थे। शीघ्र ताजमहल होटल के हमारे कक्ष में रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों का तांता लग गया। बंबई शहर मेरे लिए नया था। मैंने इसे पश्चिम के कई नवाचारों के साथ सशक्त रूप से आधुनिक पाया। खुले मार्गों के दोनों ओर ताड़ के वृक्ष थे। प्राचीन मंदिरों के साथ रुचि के लिए भव्य राजभवन मानो होड़ लगा रहे थे। यद्यपि दृश्यावलोकन को बहुत कम समय दिया गया। अपने प्यारे गुरु और अन्य परिजनों से मिलने के लिए आतुर मैं अधीर था। फोर्ड को सामानवाही गाड़ी द्वारा भेजकर हमारा दल शीघ्र ही ट्रेन से पूर्व की ओर कलकत्ता के लिए चल पड़ा। हावड़ा स्टेशन पर हमारे स्वागत के लिए इतनी भारी भीड़ एकत्र थी कि कुछ समय तक हम ट्रेन से उतर ही नहीं पाए। कासिम बाजार के युवा महाराजा और मेरा भाई विष्णु स्वागत समिति के प्रमुख थे। अपने स्वागत की गर्मजोशी और भव्यता के लिए मैं तैयार नहीं था। कारों और मोटरसाइकिलों की सामने चलती पंक्तियां, ढोल और शंख की हर्ष भरी ध्वनि के बीच मिस ब्लैच, मिस्टर राइट और मैं सिर से पैर तक फूल मालाओं से लदे हुए कार द्वारा धीरे धीरे मेरे पिता के घर गए। वृद्ध पिता ने मुझे ऐसे गले लगाया मानो कोई मृत्यु से लौटा हो। खुशी से अवाक लंबे समय तक हम एक दूसरे को देखते रहे। भाई बहनें, चाचा चाचियां और चचेरे भाई बहन, वर्षों पुराने छात्र और मित्रगण मेरे चारों ओर खड़े थे। किसी की भी आंखें शुष्क नहीं थी। अब स्मृति के संग्रहों का अंश, प्रेमपूर्ण मिलन का दृश्य स्पष्ट रूप से दृढ़ मेरे दिल में अविस्मरणीय है। श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरी भेंट के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे सचिव का निम्नलिखित शब्द ही पर्याप्त होंगे। आज उच्चतम अपेक्षाओं से भरा हुआ मैं योगानंद जी को कलकत्ता से सेरमपुर ले आया गया। मिस्टर राइट ने अपनी यात्रा डायरी में लिखा, हम पुराने ढंग की दुकानों से गुजरे। उनमें से एक योगानंद जी के कॉलेज के समय की भोजन की प्रिय दुकान थी और अंततः एक संकरी दीवार वाली गली में प्रवेश किया। अचानक बाईं ओर एक मोड़ और हमारे सामने एक साधारण पर प्रेरणापद 2 मंजिला आश्रम था। ऊपरी मंजिल से इसकी स्पेनिश शैली की बालकनी बाहरी की ओर निकली हुई थी। प्रमुख छाप शांतिमय एकांत की थी। अत्यधिक विनम्रता के साथ मैंने आश्रम की दीवारों के भीतर आंगन में योगानंद जी के पीछे पीछे प्रवेश किया। धड़कते दिलों से हम सीमेंट की कुछ पुरानी सीढ़ियों पर चढ़े, जिन पर निसंदेह अनेक सत्य की खोज करने वाले चढ़े होंगे। जैसे जैसे हम लोग चढ़े, तनाव अत्यधिक बढ़ता गया। सीढ़ियों के अंत में शालीनता से हमारे सम्मुख महान स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ऋषि की भव्य मुद्रा में खड़े दिखाई दिए। मेरा दिल भर गया और प्रफुल्लित हुआ जब मैंने स्वयं को उनकी दिव्य उपस्थिति में होने के सौभाग्य से धन्य अनुभव किया। आंसुओं से मेरी आतुर दृष्टि धुंधली हो गई जब योगानंद जी घुटनों के बल बैठे और झुके सिर से उन्होंने अपनी आत्मा का आभार और सम्मान अर्पित किया। उन्होंने अपने हाथों से गुरु के चरणों को स्पर्श किया और फिर विनम्र भक्ति से अपने मस्तक से छुआ।
फिर वे उठे और श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें दोनों ओर से छाती में भरकर गले लगा लिया। शुरू में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन सबसे तीव्र भावना आत्मा के मुख वाक्यांशों में व्यक्त की गई। उनकी आंखें कैसे चमक रही थी और नवीकृत आत्मा मिलन की गर्मजोशी से प्रज्वलित थी। शांत छज्जे में एक कोमल स्पंदन का प्रवाह उमड़ पड़ा, यहां तक कि सूरज भी बादलों से दृष्टि बचाकर महिमा प्रदान करने बाहर निकल आया। गुरु के सामने घुटनों पर बैठकर मैंने भी अपना अनभिव्यक्त प्रेम और कृतज्ञता अर्पित की। समय और सेवा द्वारा कठोर चरणों को स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं तब खड़ा हुआ और दो सुंदर गहरी आंखों के सम्मुख था जो आत्मनिरीक्षण से प्रकाशित थीं, फिर भी आनंद से उज्जवल थी। हमने उनके बैठक कक्ष में प्रवेश किया, जिसका एक पूरा हिस्सा पहली बार सड़क से दिखाई देने बाहरी बालकनी में खुलता था। गुरुजी दीवान के सहारे सीमेंट के फर्श पर एक ढके गद्दे पर बैठ गए। योगानंद जी और मैं गुरु के चरणों के पास बैठे। चटाई पर आराम से बैठने और सहारा लेने के लिए भगवा रंग के तकिए थे। मैंने दोनों स्वामियों के बीच होने वाली बंगाली बातचीत को समझने की कोशिश की और मैंने देखा जब वे साथ होते हैं इंग्लिश भाषा उनको बिल्कुल अमान्य थी, जबकि स्वामी जी महाराज जैसा कि अन्य लोग महान गुरु को बुलाते हैं इसे बोल सकते हैं और अक्सर बोलते हैं। लेकिन मैंने उनकी स्नेह भरी मुस्कान और आंखों की चमक से महान व्यक्ति की साधुता को अनुभव किया। उनके आनंदमय और गंभीर वार्तालाप में आसानी से समझ आने वाला एक गुण उनकी सुनिश्चित सकारात्मकता था। एक ज्ञानी व्यक्ति का निशानी जो जानता है वह जानता है, चूंकि वह ईश्वर को जानता है। उनका महान ज्ञान, उद्देश्य की शक्ति और दृढ़ संकल्प हर प्रकार से स्पष्ट है। समय समय पर उन्हें सम्मानपूर्वक निहारते हुए मैंने देखा कि वे लंबे और खिलाड़ी कद के हैं, जो त्याग के परीक्षणों और बलिदानों से कठोर हैं। उनकी शरीर की भंगिमा भव्य है, निश्चित रूप से तिरछा मस्तक मानो स्वर्गों को खोजता हुआ उनके दिव्य शरीर में प्रभावशाली है। उनकी थोड़ी बड़ी और घरेलू नाक, जिसे वे खाली समय में अपनी उंगलियों से हिला डुला कर बच्चे की तरह मनोरंजन करते हैं। उनकी शक्तिशाली काली आंखें आकाशीय नीली आभा से युक्त हैं। उनके केश बीच से बटे हुए, प्रारंभ में चांदी जैसे, फिर स्वर्णिम चांदी युक्त और बाद में चांदनी युक्त काले हैं, जो कंधों पर आकार थोड़े घुंघराले हो जाते हैं। उनकी दाढ़ी और मूछें विरल या पतली हो गई हैं, फिर भी उनकी गरिमा को बढ़ाती हैं और उनके स्वभाव की तरह एक साथ गंभीर और विनोदी लगती हैं। उनका हास्य प्रफुल्लतापूर्ण और ऊंचा है, जो उनके हृदय की गहराई से आता है और उनके संपूर्ण शरीर को हिला देता है। बहुत हंसमुख और सच्चा उनका मुख और डील डॉल अपनी शक्ति में प्रभावशाली है, जैसे उनकी मांसल उंगलियां हैं। वे गरिमापूर्ण चाल और सीधी मुद्रा से चलते हैं। उन्होंने साधारण रूप से सामान्य धोती और कुर्ता पहना हुआ था। दोनों कभी भगवा रंग में रंगे गए थे, पर अब हल्के होकर नारंगी हो गए थे। चारों ओर देख मैंने पाया यह पुराना कमरा उसके मालिक का भौतिक सुखों के प्रति गैर लगाव सुझाता है। मौसम से फीकी सफेद दीवारों पर हल्के हुए नीले पलस्तर की छींटें थी। कमरे के एक सिरे पर
लाहिड़ी महाशय का चित्र टंगा था, जो सरल भक्ति में माला से सजा था। योगानंद जी का एक पुराना चित्र भी था, जब वे पहली बार बॉस्टन पहुंचकर कांग्रेस ऑफ रिलीजन के अन्य प्रतिनिधियों के साथ खड़े थे। मैंने वहां आधुनिकता और प्राचीनता का अनोखा मिलाप देखा। एक मोमबत्ती प्रकाश का बहुत बड़ा झूमर प्रयोग में न आने के कारण मकड़ी के जाले से भरा हुआ था और दीवार पर नए वर्ष का एक रंग बिरंगा कैलेंडर था। पूरे कमरे से शांति और नीरवता की सुगंध थी। बालकनी के पार मैंने ऊंचे नारियल के पेड़ों को आश्रम की मौन सुरक्षा में खड़े देखा। यह देखना रुचिकर था कि गुरुजी को सिर्फ ताली बजानी पड़ती है और उसके समाप्त होने से पहले कोई बाल शिष्य उनकी सेवा या देखभाल के लिए आ जाता है। संयोग से उनमें से एक से मैं बहुत आकर्षित हुआ। एक दुबला पतला प्रफुल्ल नाम का, कंधों तक लंबे काले बालों वाला लड़का, जिसकी चमकती और भेदती काली आंखें और स्वर्गिक मुस्कान थी। उनकी आंखें टिमटिमाती जब उसके मुख के दोनों कोने उठते, मानो गोघूली के समय तारे और दूज का चांद हो। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की खुशी अपनी रचना के वापस आने पर स्पष्टतः तीव्र है और वे अपनी रचना के विषय में कुछ उत्सुक लग रहे थे। यद्यपि महान व्यक्ति के स्वभाव में ज्ञान तत्व की प्रधानता उसके भावना के बाहरी प्रदर्शन को रोकती है। योगानंद जी ने उन्हें कुछ उपहार दिए, जैसे कि परंपरा है जब शिष्य अपने गुरु के पास लौटता है। बाद में हम एक सादा पर स्वादिष्ट खाना खाने के लिए बैठे। सब व्यंजन सब्जी और चावल का संयोजन थे। श्री युक्तेश्वर जी मेरे अनेक भारतीय परंपराओं के प्रयोग से प्रसन्न थे, जैसे उंगली से खाना आदि। कई घंटों के बंगाली वार्तालाप के उड़ते वाक्यांशों और स्नेहपूर्ण मुस्कानों और आनंदपूर्ण झलकों के आदान प्रदान के बाद हमने उनके चरणों में सम्मान प्रकट किया, प्रणाम करके विदा ली और पवित्र भेंट और अभिवादन की स्थायी स्मृति के साथ कलकत्ता के लिए रवाना हुए। हालांकि मैं मुख्य रूप से उनके बारे में मेरी बाहरी प्रभावों को लिख रहा हूं, फिर भी मैं हमेशा संत की सच्ची बुनियाद के प्रति सचेत था, उनकी आध्यात्मिक महिमा। मैंने उनकी शक्ति को अनुभव किया और उस अनुभूति को अपने दिव्य आशीर्वाद के रूप में रखूंगा। अमेरिका, यूरोप और पैलेस्टीन में मैं श्री युक्तेश्वर जी के लिए उनके उपहार लाया था। उन्होंने उन्हें मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, पर बिना कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने अपने प्रयोग के लिए जर्मनी में एक छाता युक्त छड़ी खरीदी थी। भारत में मैंने वह छड़ी गुरुजी को देने का निश्चय किया। मैं वास्तव में इस उपहार की सराहना करता हूं। मेरे गुरु की आंखें मुझ पर स्नेहपूर्वक समझ से टिकी थी जब उन्होंने यह असामान्य टिप्पणी की। सभी उपहारों में से छड़ी को उन्होंने आगंतुकों को प्रदर्शित करने के लिए अलग किया। गुरुजी, कृपया मुझे बैठक कक्ष के लिए एक कालीन खरीदने की अनुमति दें। मैंने देखा था कि श्री युक्तेश्वर जी का सिंह चर्म एक फटे हुए कालीन पर रखा था। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो करो। मेरे गुरु की वाणी में उत्साह नहीं था। देखो, मेरा सिंह चर्म अच्छा और स्वच्छ है। मैं अपने छोटे से राज्य का राजा हूं। इसके परे विशाल विश्व केवल बाहरी चीजों में रुचि लेता है। उन्होंने जब ये शब्द कहे, मुझे लगा मैं कई वर्ष पीछे चला गया। एक बार फिर मैं बाल शिष्य हूं, जो प्रतिदिन अनुशासन की अग्नि में पवित्र होता था। जैसा ही मैं स्वयं को सेरमपुर और कलकत्ता से अलग कर सका, मैं मिस्टर राइट के साथ रांची के लिए निकल गया।
कैसा स्वागत हुआ वहां, वस्तुतः भव्य स्वागत। मेरी आंखों में आंसू थे जब मैंने उन निस्वार्थ शिक्षकों को हृदय से लगाया जिन्होंने मेरी 15 वर्षों की अनुपस्थिति में विद्यालय के झंडे को ऊंचा रखा। वहां के वासी और दिवसकालिक छात्रों के चमकते चेहरे और प्रसन्नतापूर्ण मुस्कान उनके बहुपक्षीय विद्यालय और योग का प्रशिक्षण के मूल्यों का प्रमाण था। हाँ, पर खेद, रांची संस्था बहुत अधिक आर्थिक कठिनाइयों में थी। सर मणिंद्र चंद्र नंदी, पुराने महाराजा, जिनका कासिम बाजार महल स्कूल के केंद्रीय भवन में परिणत कर दिया गया था और जिन्होंने अनेक राजसी दान दिए थे, उनका अब देहांत हो गया था। विद्यालय के अनेक निशुल्क उदार गतिविधियां पर्याप्त सार्वजनिक सहायता की कमी के कारण अब कठिनाई में थे। मैंने अमेरिका में सालों इसका कुछ व्यावहारिक ज्ञान कठिनाइयों के सामने इसकी अदम्य साहसी भावना सीखे बिना नहीं बिताए थे। मैं रांची में उसकी गंभीर समस्याओं के साथ जूझते हुए 1 सप्ताह तक रहा। उसके बाद कलकत्ता के प्रमुख नेताओं और शिक्षकों के साथ साक्षात्कार, कासिम बाजार के युवा महाराजा के साथ लंबी बातचीत, अपने पिता से आर्थिक सहायता की विनती और रांची की अस्थिर नींव ठीक होने लगी। उचित समय पर मेरे अमेरिकी शिष्यों से एक बड़ी राशि के चेक के साथ अनेक दान प्राप्त हुए। भारत आने के कुछ महीनों बाद मुझे रांची विद्यालय की कानूनन रजिस्ट्री होने का आनंद भी प्राप्त हुआ। स्थायी रूप से संपन्न योग शिक्षा केंद्र का मेरा आजीवन सपना पूरा हुआ। 7 लड़कों के समूह के साथ 1917 में उस दर्शन ने मुझे विनम्र शुरुआत में निर्देशित किया था। 1935 से एक दशक में रांची ने अपने कार्य क्षेत्र को बालकों के विद्यालयों से अधिक बढ़ा लिया है। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय मिशन में अब वहां व्यापक मानव सेवार्थ गतिविधियां होती हैं। विद्यालय या योगोदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय व्याकरण और उच्च विद्यालय के विषयों में बहिरंग कक्षाएं आयोजित करता है। आवासीय और दिवसकालिक छात्र किसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। बालक अपनी अधिकांश गतिविधियों को स्वायत्त समितियों द्वारा नियंत्रित करते हैं। एक शिक्षक के रूप में अपने कैरियर के प्रारंभिक काल में मैंने देखा, जो छात्र शिक्षक को मात देने में मजा लेते हैं वे अपने साथी छात्रों द्वारा बनाए अनुशासन के नियमों को खुशी से स्वीकार करते हैं। मैं खुद कभी आदर्श छात्र नहीं था। बालकों की शरारतों और समस्याओं से मुझे सदा सहानुभूति रही है। क्रीड़ा और खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है। मैदान हॉकी और फुटबॉल के अभ्यास से गूंजते हैं। रांची के छात्र प्रतियोगिताओं में प्राय कप जीतते हैं। इसकी बहिरंग व्यायामशाला बहुत दूर तक प्रसिद्ध है। इच्छा शक्ति द्वारा मांसपेशियों में शक्ति पुनर्भरण योगोदा की विशेषता है। शरीर के किसी भी अंग में जीवन शक्ति का मानसिक संचार। बालकों को आसन, तलवार, लाठी और जिजित्सु भी सिखाया जाता है। रांची विद्यालय की योगोदा स्वास्थ्य प्रदर्शनियों में हजारों लोग भाग लेते हैं। प्राथमिक विषयों की शिक्षा प्रांत के कोल, संथाल और मुंडा आदिवासियों को हिंदी में दी जाती है। आसपास के गांवों में केवल बालिकाओं के लिए कक्षाएं होती हैं। रांची की अद्वितीय विशेषता क्रिया योग की दीक्षा है। बालक प्रतिदिन अपना आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, गीता उच्चारण करते हैं और उपदेश तथा उदाहरण द्वारा सरलता, आत्मत्याग, सम्मान और सत्य के गुण सिखाए जाते हैं। बुराई उन्हें सिखाया जाता
वह है जो दुख को उत्पन्न करती है। वे अच्छे कर्म हैं जो सच्चे सुख में परिणत होते हैं। बुराई की तुलना विषैले मधु से की जाती सकती है, लुभाने वाला पर मृत्यु से लदा हुआ। एकाग्रता तकनीकों द्वारा शरीर और मन की चंचलता पर काबू पाने से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। रांची में 9 या 10 वर्ष के छोटे चित्ताकर्षक बालक को 1 घंटा या अधिक समय तक दृष्टि को आध्यात्मिक नेत्र पर केंद्रित करके अखंड शांति से बिना पलक झपकाए बैठे देखना कोई नवीनता नहीं है। प्राय रांची के इन छात्रों की छवि मेरे मन में आती है जब मैं संसार भर में ऐसे कॉलेज छात्रों को देखता हूं जो एक कक्षा के अंतराल में मुश्किल से स्थिर बैठ पाते हैं। रांची समुद्र तल से 2000 फुट की ऊंचाई पर है। जलवायु हल्की और एक सी है। एक बड़े स्नान तालाब के साथ 25 एकड़ के इस स्थल पर भारत में सबसे बेहतरीन फलों के बगीचों में से एक शामिल है। फलों के 500 पेड़ आम, अमरूद, लीची, कटहल और खजूर। बच्चे अपनी सब्जियां स्वयं उगाते हैं और अपने चरखे काटते हैं। पश्चिमी अतिथियों मेहमान नवाजी के लिए एक अतिथि गृह भी है। रांची के पुस्तकालय में अनेक पत्रिकाएं और पश्चिम और पूर्व से दान में प्राप्त बंगाली और अंग्रेजी की हजारों पुस्तकें हैं। यहाँ संसार के शास्त्रों का संग्रह भी है। एक अच्छी तरह से वर्गीकृत संग्रहालय में पुरातत्व, भूशास्त्र और नृशास्त्र संबंधी वस्तुएं प्रदर्शित हैं। ट्रॉफियां जो बहुत हद तक प्रभु की विविध धरती पर मेरे भटकने के दौरान एकत्र हुई है। लाहिड़ी महाशय मिशन का धर्मार्थ चिकित्सालय और औषधालय अनेक गांवों में बहिरंग शाखाओं के साथ भारत के 1.5 लाख रोगियों की चिकित्सा कर चुका है। रांची विद्यालय के छात्रों को प्राथमिक उपचार की शिक्षा दी जाती है और उन्होंने बाढ़ या अकाल के समय अपने प्रांत में प्रशंसनीय सेवा की है। फलों के बगीचे में एक शिव मंदिर है जिसमें धन्य गुरु लाहिड़ी महाशय की मूर्ति भी है। आम के वृक्षों के नीचे बगीचे में प्रतिदिन प्रार्थना और शास्त्र कक्षाएं होती हैं। रांची के आवासीय और योग विशिष्टताओं के साथ हाई स्कूल शाखाएं खोली गई हैं और अब फल फूल रही है। ये योगोदा सत्संग विद्यापीठ बालकों के लिए लक्ष्मणपुर बिहार में और योगोदा सत्संग हाई स्कूल और आश्रम इजमालीचाक मिदनापुर में है। 1939 में दक्षिणेश्वर में गंगा के तट पर एक आलीशान योगोदा मठ का लोकार्पण हुआ। कलकत्ता से केवल कुछ मील दूर यह नया आश्रम नगरवासियों के लिए शांति का स्वर्ग है। पाश्चात्य अतिथियों के लिए और विशेषकर उन साधकों के लिए उपयुक्त निवास उपलब्ध है जो अपने जीवन को आध्यात्मिक बोध के लिए समर्पित कर रहे हैं। योगोदा मठ की गतिविधियों में भारत के विभिन्न भागों में छात्रों को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शिक्षाएं हर पखवाड़े डाक द्वारा भेजना भी सम्मिलित है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन सभी शैक्षिक और मानवीय कार्यों में अनेक शिक्षकों और कार्यकर्ताओं के आत्मत्याग, सेवा और भक्ति आवश्यक थी। मैं यहां उनके नामों की सूची नहीं दे रहा हूं क्योंकि वे संख्या में बहुत अधिक है, पर मेरे हृदय में प्रत्येक के लिए शोभायमान स्थान है। लाहिड़ी महाशय के आदर्शों से प्रेरित होकर इन शिक्षकों ने संसार के आशापूर्ण लक्ष्यों को नम्रतापूर्वक सेवा और उदारता से देने के लिए त्याग दिया। मिस्टर राइट ने रांची के अनेक बालकों के साथ गहरी मित्रता की। धोती धारण कर वे कुछ समय उनके बीच रहे। रांची, कलकत्ता, सेरामपुर, हर जगह वहां जहां वे गए, मेरे सचिव ने जिनके पास सुंदर वर्णन करने का उपहार था,
अपनी यात्रा डायरी में घटनाओं के विवरण लिखे। एक शाम मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, डिक, तुम्हारी भारत के बारे में क्या धारणा है? शांति, उन्होंने विचारपूर्वक कहा। जातीय वातावरण शांति का है।